Hello, dear students. Today we will do the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. What do you mean by that civilizing the native and educating the nation? Means अगर हम कोई भी देश का नागरिक अगर शिक्षित है तो ऑटोमेटिकली जो राष्ट्र है वो शिक्षित है, सभ्य है। अगर देश की जनता यानी कि देश की जनता को सभ्य बनाना ताकि राष्ट्र जो है वो शिक्षित हो सके। तो इफ़ द जो सिविलाइजेशन है जो पर्सन्स हैं इफ़ दे आर सिविलाइजिंग या सिविलाइज्ड देन द नेशन इज़ ऑटोमेटिकली एजुकेटेड. So we can see that education has a great impact on our life. किसी की भी लाइफ पर एजुकेशन का बहुत इफेक्ट होता है. तो what is the role of education to being civilized? We will read all this in chapter. What was the situations, early situations, how it been improved. So all these things we are going to read today. So education has a great significance in our national life. It is the education that forms the basis of our civic life because the progress of a civilized society depends upon the number of educated members. जितने ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स होंगे सोसाइटी उतनी एजुकेटेड दिखेगी, उतनी ही शानदार दिखेगी. Needless to say that the British rulers imparted Western education in arts and sciences through the medium of English to the Indian people only to serve their own imperial ends. Nevertheless, this liberal education became instrumental not only in our intellectual development but also in awakening our nationalist feelings and promoting the sense of unity among the Indian people. It was the Western education that firmly rooted in our minds the idea of freedom and nationalism and roused the desire to overthrow the yoke of the foreign rule and to gain freedom and the self rule. अगर हम बोले कि ये जो ब्रिटिश आए थे, हम इंडिया के ऊपर राज किया था अंग्रेज़ों ने, तो उन्होंने अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एजुकेशन देना शुरू किया था. इंडिया में इंग्लिश को डेवलप किया था. बट इसी की वजह से जो इंडियंस थे उनका जो माइंड में उनको आइडियाज़ आए, उनको जो बेसिकली एजुकेशन की वजह से ही ना होता है ना, थॉट्स आने लगे, उनको समझ में आने लगा. वो लोग जो बात करते थे अंग्रेज़ों की पॉलिसीज समझ में आने लगी. तो फॉर्मली धीरे धीरे ये जड़ बन गया कि हमें अपने आप को आज़ाद कराना है. These thought came because of the language or the education. Before the advent of the English, both the Hindus and the Muslims had their separate educational institutions. The Muslim boys got their basic education in the maktabs from the Maulvis and for higher education they went to the madrasas. मदरसे में जाते थे हायर एजुकेशन के लिए. तो हिंदू और मुस्लिम का जो एजुकेशनल पॉइंट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट थे. द हिंदू चिल्ड्रन टू लर्न पर्सियन इन द मॉस्क एंड संस्कृत वॉज लर्न फ्रॉम द पंडित्स हु टॉट इन द टेम्पल स्कूल्स कॉल्ड पाठशालाज. सो अर्ली एजुकेशन जो थी वो अलग अलग, जैसे हमारा जो कल्चर था, जो हमारे रिलीजियस हम सोर्सेज बोल सकते हैं टेम्पल और मॉस्क में, वहाँ से एजुकेशन मिलती थी. मुस्लिम्स मौलवीज से और जो हिंदू थे वो पंडित से एजुकेशन या टीचिंग्स लेते थे. अब देखते हैं अर्ली एफर्ट्स. इन द बिगिनिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी थॉट दैट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट नेसेसरी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एजुकेशन का डेवलप करने की. एक्चुअली इट वॉज मोर कंसर्न्ड विद मेकिंग प्रॉफिट्स देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने आए थे. भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था and their only motive was to making profits because the company was after all a commercial concern, क्योंकि वो आए ही यहाँ पर बिजनेस के पर्पस थे. After some time, however, the need for low paid clerks compelled it to take interest in the development of education. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब जैसे जैसे उनका बिजनेस यहाँ पर बढ़ने लगा, प्रोग्रेस करने लगा, उनके पाँव जो थे इंडिया में मजबूत होते गए. वो अपने आप को इंडिया में उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी. तो उसके बाद उनको लगा कि हमें तो वर्क करने के लिए क्लर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी
और हम ऐसे हमारी जो राइटअप्स होते हैं या जो हमारे रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको समझने के लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। तो उसके बाद उनको ये आइडिया है कि हमें पढ़े लिखे क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। So few educational institutions which were supported by the company's government were established at Calcutta, Madras and Banaras in 1781 and 1791. Means in Calcutta 1781 में establish हुआ education departments institutions और 1791 में मद्रास में. The Fort William College was also started in 1801 at Calcutta. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ऑल्सो स्टार्टेड विजन कॉलेज एट बॉम्बे, द क्रिश्चियन कॉलेज एट मद्रास एंड सेंट जॉन्स कॉलेज एट आगरा. सो दीज आर द बेसिकली एंशियंट, हम बोल सकते हैं बहुत पुराने कॉलेजेस थे. सबसे पहले ये कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स जो थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये इस्टेब्लिश किए गए. नेक्स्ट है डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. So, interference of the British government in the education system of India led to the controversy between the two groups called Anglicist and Orientalist. ये कौन थे ग्रुप? बेसिकली a group of people which advocated the teaching of Sanskrit, Persian and Arabic learning and local languages are called Orientalists, and a group of people which advocated the teaching of Western learning with English as the medium of education are the एंग्लिसिस्ट. तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट हो गए. बेसिकली ये हम बात कर सकते, कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे थे वो थे एंग्लिसिस्ट, और जो संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक को प्रेफरेंस देते थे वो थे ओरिएंटलिस्ट. तो द एंग्लिसिस्ट लेड बाय थॉमस Babington Macaulay and James Mill advocated the teaching of Western learning with English as medium of education, whereas the Orientalists like William Jones and Colebrook advocated the encouragement of Sanskrit, Persian and Arabic learning and wanted that the modern knowledge should be given through local language. Both Jones and Colebrook shared a deep respect for ancient culture. कहते थे कि इंडिया जो है वो इतना उसका रिच कल्चर है, बहुत अच्छे, बहुत हाई लेवल पर रहा है इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें इसे ही प्रमोट करना चाहिए. दे सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस. They also went about discovering Indian ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others. This project they believed would not only help the British to learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardian of Indian literature as well as its masters. From the early 19th century, many British officials like James Mill and Macaulay began to criticize the Orientalist vision of learning. They were of the opinion that knowledge of the East was full of errors and unscientific. वो इसे unscientific मानते थे. The literature was non-serious and light-hearted, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. James Mill was of the opinion that the aim of education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made. तो ये अप्रोच कर रहे थे कि जो इंडियन कल्चर है उसको नहीं प्रमोट करके वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न लिटरेचर को प्रमोट किया जाए. So Macaulay on the other hand saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced. With great energy and passion, Macaulay emphasizes the need to teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature
the world had produced. It would make them aware of the developments in western science and philosophy. जो वेस्टर्न साइंस थे, वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहाँ पे वो बहुत आगे थे हमसे उस टाइम पर. तो जो मैकले हैं तो वो क्या चाहते थे कि इतना सब काम हो रहा है बाहर, इतनी डेवलपमेंट है, अगर इंडियन पीपल को इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा तो दे विल नॉट बी अवेयर कि बाहर हो क्या रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो गई है. तो मेक देम अवेयर, दे शुड लर्न, दे शुड एजुकेट विद द इंग्लिश लैंग्वेज. तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी देयर. फाइन. So let's see what happened next.